क्राइम सॉल्विंग के जो पुलिस के तौर तरीके हैं, आपने टॉर्चर की बात की, उसमें थर्ड डिग्री से लेकर के बहुत कुछ है। अक्सर बयान बदल जाते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने कुछ बयान होता है, कस्टडी का बयान कुछ और होता है। ये बहुत दिनों से ये चल रहा है और अभी हमने देखा कुछ कानून भी बदले गए हैं। आपको क्या लगता है कि बेटर फोरेंसिक सिस्टम हमारे पास हो, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सिस्टम हो जो साइंटिफिक हो, जिसमें ज़्यादा डिपेंडेंस एविडेंस पर हो और जो फोरेंसिक चीज़ें हम सरकमस्टांसेस हैं उन पर हो, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। क्रिमिनोलॉजी के भी कई उसूल हैं, उसमें साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। भारत में डंडा तंत्र अभी भी थानों में चल रहा है और उसमें कस्टोडियल डेथ्स की बहुत बड़ी तादाद है। कैसे इसको इस मामले को ठीक किया जाए? भारत की पुलिस की छवि भी ख़राब है, समाज भी पुलिस को अपना संरक्षक ना मान करके बचने की कोशिश करता है। जिसके साथ क्राइम हो जाए वो भी सोचता है पुलिस में ना जाना पड़े, छोड़ो, रहने दो। और इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद है, महिलाएं नहीं जाना चाहती पुलिस के पास। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन पुलिस एक ऐसा विभाग है कि इसका कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं। अगर आपको कानून व्यवस्था की कोई समस्या है तो आपको जाना तो पुलिस के पास ही पड़ेगा, थाने में ही जाना पड़ेगा। अगर आप स्टेट का दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं तो जब स्थिति ऐसी है तो मैं ये कहता हूँ, अमूमन सोचता हूँ कि भाई एक तो हमने मिस किया 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमने सारे अंग्रेज़ों के कानून अपने ज्यों के त्यों अडॉप्ट कर लिए। अब अंग्रेज़ तो हिंदुस्तानी को सिटीजन तो मानता नहीं था, तो सब्जेक्ट मानता था। तो सब्जेक्ट को आपने जो है, जो सब्जेक्ट की स्टेटस होता है वो दिया करता था, वैसे उसने कानून बनाए हुए थे। उसे कंट्रोल करना था, उसे एक दिखाना था ऊपर से कि साहब दरार जो है उसको ऊपर से प्लास्टरिंग करके कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। उसके पर्पज़ अलग थे गवर्नेंस के। ये बहुत गहरी बात आपने कह दी। मैं इस पर बार बार मेरा दिमाग जा रहा है कि सब्जेक्ट और कंट्रोल। भारतीय लोग, भारतीय अवाम अंग्रेज़ों के लिए सब्जेक्ट थे और उनको सिर्फ कंट्रोल करना था, जिससे सिर्फ वो आदेश का पालन करें। 47 के बाद जब हम राष्ट्र राज्य में आए, अपने लिए हमने सरकार चुनी, तो हम अपने भाग्य विधाता निर्धाता हो गए। आपने ये बहुत गहरी बात कही है। हम सिटीजन हो गए, नागरिक हो गए। अब हमने इतनी मेहनत की है, अब देखिए 52 में जाकर के हमारा संविधान बनता है, 50 में बनता है। जी। यानी हमने सालों लगाए सब एक अच्छा संविधान बनाने के लिए। एक डेमोक्रेटिक संविधान हमने बनाया, एक इंक्लूसिव संविधान बनाया, एक ऐसा संविधान बनाया जो हिंदुस्तान की तमाम जो एस्पिरेशंस थे उनको रिफ्लेक्ट करता था। लेकिन हमने कानून सारे वही रखे। अब संविधान तो आपने बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन उस संविधान अपने आप तो चल के जाता नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि वो संविधान तो जाएगा नहीं गली में इन्फोर्स करने, वहाँ तो कानून जाता है। कानून आपने सारे के सारे कॉलोनियल रखे, जहाँ की रिलेशनशिप थी मास्टर और सब्जेक्ट वाली। तो मास्टर और सब्जेक्ट की रिलेशनशिप चलती रही, वो अथॉरिटी बेस गवर्नेंस थी। वो जो है एंटाइटलमेंट बेस्ड गवर्नेंस नहीं थी, जो कि सिटीजनशिप में होनी चाहिए। सिटीजनशिप का तो टेस्ट ही है कि आपकी एंटाइटलमेंट गवर्नेंस होनी चाहिए, सिटीजन एम्पावर होना चाहिए, सुप्रीम होना चाहिए। वो तो हुआ नहीं। अथॉरिटी माई बाप रही, आपको अथॉरिटी के पास ही जाके नॉक करना पड़ता है, वो सुने ना सुने। धीरे धीरे वो पहले शुरू में सेंसिटिव थी, पॉलिटिकल सिस्टम भी सेंसिटिव था ज़्यादा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी कुछ हद तक जो है वो नए नए जोश में था। लेकिन धीरे धीरे वो चूँकि इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे वही थे आपके पास, तो रिजल्ट्स भी वही हमें देखने को मिले। अब ये जो प्रेजेंट सरकार है, इसने क्या किया? इसने कहा भाई हम नए कानून ले आते हैं, कॉलोनियल सिस्टम को हटा दो और इंडियनाइजेशन कर दो। अब इन्होंने उससे भी बुरे कानून ले आए। ये सब्जेक्ट को इन्होंने सस्पेक्ट बना दिया, हर सब्जेक्ट सस्पेक्ट हो गया। अब देखिए आप चले कहाँ से। आप सब्जेक्ट से हमने रिटेन करके रखा, 47 में सब्जेक्ट ही रखा, सिटीजन नहीं बनाया। इन्होंने भी सिटीजन नहीं बनाया, इन्होंने उसको सस्पेक्ट कर दिया, हर आदमी सस्पेक्ट हो गया। बाप रे बाप। अब सब्जेक्ट तो था ही था, सस्पेक्ट भी हो गया। आप किसी को बंद कर दीजिए, किसी को कहीं, मतलब पहले उन्होंने कहा साहब एक राष्ट्रद्रोह, एक देशद्रोह का कानून था। भाई देशद्रोह का कानून का क्या मतलब, सॉरी राजद्रोह का कानून का क्या मतलब है? अब तो राज रहा नहीं, तो राजद्रोह का क्या मतलब है? इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, राजद्रोह हटा देते हैं, अब देशद्रोह का कानून बना दिया।
देश तो है तो देशद्रोह हो गया। अब देशद्रोह के कानून में तो मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा उसको एक्सपेंड कर दिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो गिरफ्तारियों के पीछे आपका डिस्क्रिशन था, जो बेल न देने के पीछे आपके तर्क थे, वो सारे तो आपने रिटेन रखे हैं यहाँ पे। आपने इन कानूनों में 85-90% तो जो है टैक्स भी जोंगा त्यों रखा हुआ है, और जो बदला है वो गड़बड़ ज़्यादा ही किया हुआ है। आपने भी फॉरेंसिक्स की बात की, इन नए कानूनों में उन्होंने कहा कि साहब फॉरेंसिक होना बहुत ज़रूरी है। तो कहने से क्या होगा, आपके पास फॉरेंसिक का सिस्टम कहाँ है? आपको तो थाने थाने में एक फॉरेंसिक वाला चाहिए। आपने साइकोलॉजिस्ट की बात की थी, मैं तो हमेशा शुरू से कहता हूँ कि हर थाने में 2 सिपाही कम कर दो और 2 साइकोलॉजिस्ट बढ़ा दो। वो थाने वालों की भी हेल्थ को ठीक रखेंगे, वहाँ जो लोग आने वाले हैं उनको भी साइकोलॉजिस्ट चाहिए। जो एक ट्रामेटाइज एक विक्टिम आता है, चाहे वो एक्सीडेंट का विक्टिम है, चाहे वो मारपीट का विक्टिम है, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन का विक्टिम है, सबको साइकोलॉजिस्ट चाहिए। और बलात्कार की जो विक्टिम्स होती वही हैं, मैं कह रहा हूँ, एक्सप्लॉयटेशन का जो भी विक्टिम है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, चाहे बलात्कार है, चाहे बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन है, हर विक्टिम को चाहिए साइकोलॉजिस्ट। आप 2 सिपाही कम करके 2 साइकोलॉजिस्ट कर दो। मैं जब एकेडमी में डायरेक्टर बना हरियाणा पुलिस एकेडमी में, तो मैंने कहा भी मुझे एकेडमी में 2 साइकोलॉजिस्ट दो, ताकि मैं इनको अपने पुलिस वालों की तो कम से कम इंटरव्यूज़ वगैरह करूं और उनका प्रोफाइलिंग करूं और उनकी हेल्प करूं। तो साइकोलॉजिस्ट के लिए मानने को तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बोले ले लो, तो मैंने 2 साइकोलॉजिस्ट लिए, और दोनों पीएचडी स्कॉलर थे, एक लड़का था एक लड़की थे। और वो इतना उनको डाटा मिला, इतने मेरे पास पुलिस वाले आए कि साहब हम तो अगर ये साइकोलॉजिस्ट से नहीं हमारा इंटरव्यू हो रहा होता तो शायद मैं सुसाइड करने की सोच रहा था, अरे बाप रे, मैं ये सोच रहा था, मैं वो सोच रहा था। और तो मैंने देखा कि जब एक छोटे से इंस्टीट्यूशन में इतना फ़ायदा है तो समाज में कितना फ़ायदा है अगर आप उसको सही तरीके से कीजिए। ऐसे ही फॉरेंसिक्स की बात है, कोई फॉरेंसिक की एविडेंस अगर उसको टेम्पर ना किया जाए या आप में इसको जेन्युइनली आप यूज़ कीजिए, तो वो कितनी आपकी मदद करती है, इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है। मैं तो शुरू से ही करता था कि भाई सीन ऑफ क्राइम पे फॉरेंसिक साइंटिस्ट को बुलाना कंपलसरी है, क्योंकि एक अलग आदमी आके एक अलग नज़रिए से उसी चीज़ को देखता है और आपकी बहुत सी गलतियों को जो है वो चैनलाइज कर देता है, ठीक कर देता है। आप भी अपने को सब्जेक्ट उसको सबमिट करते हैं, और आप भी बहुत सी गलतियां फिर नहीं करते हैं। जो कि आप लिपापोती करते हैं वो भी आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें करनी एक मैकेनिकली तो की गई हैं इस लॉ में, लेकिन इस लॉ में जो सबसे बड़ी समस्या है कि इसका जो नोशन है वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रखा गया है, उसको एम्पावर नहीं किया गया, सिटीजन नहीं बनाया गया। और दूसरी बात, सब्जेक्ट को सस्पेक्ट कर दिया गया, यानी हर आदमी जो है वो एक घेरे में है। हम किसी को भी, आप कुछ भी बोल दीजिए, आपके घर में 4 किताबें हों तो वो भी आपको सस्पेक्ट बनाने के लिए काफ़ी हैं। तो आप अगर कोई चीज़ सोच रहे हैं तो वो भी सस्पेक्ट बनाने की काफ़ी है। अगर आप कोई कह रहे हैं कि साहब रिलेटिव में मुझे ये सिस्टम बेटर लगता है बजाय इस सिस्टम के, तो ये आपको सस्पेक्ट किया जा सकता है। तो इसके पीछे और जो आदमी काम करने वाला उसकी ट्रेनिंग आपने वही की वही रखी। अभी एक खबर आई कि किसी को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उसने अपने मोबाइल पर सर्च किया था खालिस्तान के बारे में। अब कोई भी रिसर्च स्कॉलर होगा या जर्नलिस्ट होगा जो इस पूरे मामले में जानना चाहता होगा कि ये जो किसान आंदोलन है उसको खालिस्तान जैसी एंटिटी से क्यों जोड़ा जा रहा है, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टडी करेगा। उस बैकग्राउंड स्टडी में उसके पास अगर उसकी हिस्ट्री में मिल जाए कि उसने खालिस्तान के बारे में पता करने की कोशिश की कि ये है क्या खालिस्तान मूवमेंट, तो ये भी एक कारण था। तो इसीलिए सेंसिटाइजेशन पुलिस वाले का होना ज़रूरी है ना। जो आदमी डिसाइड करता है कटिंग एज लेवल पे कि भाई क्या ये जो एक्ट है ये एक गैरकानूनी एक्ट है या ये एक्ट जो है वो एक स्कॉलरली एक्ट है, या मतलब एक सिटीजन की जो एक स्वाभाविक उत्कंठा है वो जानना चाहता है, उत्सुकता है, ये कौन कैसे तय होगा? ये तभी तय होगा जब वो खुद सेंसिटाइज होगा। अब वो सेंसिटाइजेशन का तो आपने कोई सिस्टम रखा नहीं है। भाई आज पुलिस वाला कोई कैसे बन जाता है? आप पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाते हैं, आप वर्दी पहनना सीखते हैं, हथियार चलाना सीखते हैं, आपको कानून का ज्ञान हो जाता है, आप थोड़ा सा ह्यूमन राइट पढ़ लेते हैं, आप जो है वो मार्शल आर्ट थोड़ा सीख लेते हैं और आप पुलिस वाले बन जाते हैं। भाई आप पुलिस वाले थोड़ी बन गए, आपको इन चीज़ों की ट्रेनिंग तो मिल गई, लेकिन आपका वो सेंसिटाइजेशन कहाँ से आया? एक पुलिस वाला तो एक पूरी तरीके से
एक डिफरेंट, जब तक वो उस मोल्ड में नहीं जाएगा जहाँ की उसको सिटीजन की रिस्पेक्ट भी करनी आती है, उसके राइट्स का भी पता होता है उसको, वो एक बैलेंस रख सकता है स्टेट अथॉरिटी और सिटीजन के राइट्स के बीच में, जब तक मतलब ये सारी चीज़ें नुएंसेस नहीं पता हैं। जैसे यही सवाल आपने उठाया, इसमें तो मेरा ख्याल है किसी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने ही टिप्पणी की हुई है कि पुलिस वालों को पढ़ाना चाहिए कि भाई कैसे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या चीज़ है, आप उसकी रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानते हैं। बिल्कुल सही टिप्पणी उन्होंने की है। और ये हम लगातार केसेस देखते हैं कि हायर कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उन्होंने एक रोड मैप बनाया हुआ है कि भाई अरेस्ट के समय आपको पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट नहीं होनी चाहिए, आप इनडिस्क्रिमिनेट एफआईआर्स नहीं होनी चाहिए, और लगातार ही इन एफआईआर्स पे क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन उसमें देर हो जाती है। इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट हो जाती है, आदमी परेशान हो जाता है, समाज की और स्टेट की एनर्जी वेस्ट हो जाती है, सब कुछ होता है, और अंत में मिलता कुछ भी नहीं है क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। तो ये जो डिस्क्रिशन है ये बहुत बड़ा डिस्क्रिशन है। अब इस डिस्क्रिशन को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब तक वो सेंसिटाइजेशन आपके अंदर नहीं है, जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन माइंड से जो है वो अपने रिस्पॉन्सेज नहीं सामने ला पाते हैं, तब तक जो है इसमें गलतियाँ होती रहती हैं।